स्कूल के कामों के व्यस्तता के कारण और निजी व्यस्तता के कारण कुछ दिनों से हम आपके साथ जुड़ नहीं पा रहे थे। चलिए आज से एनसीईआरटी मंथन प्रोग्राम को हम लोग आगे बढ़ाएं। आज भी हम लोग समष्टि अर्थशास्त्र मैक्रो इकोनॉमिक्स का एक चैप्टर आय और रोजगार का निर्धारण, इस चैप्टर से ही एक प्रश्न प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को समझे। हम लोग जेबी से के बाजार नियम को आज समझने का प्रयास करेंगे। चलिए हम लोग अपने चर्चा के क्रम को आगे बढ़ाएं। हम लोगों को ये बात पता है कि इकोनॉमिक्स में रोजगार का निर्धारण कैसे किया जाए, आय का निर्धारण कैसे किया जाए और उत्पादन का निर्धारण कैसे किया जाए, ये अर्थशास्त्रियों के चिंतन का एक महत्वपूर्ण विषय है। अर्थशास्त्रियों के बीच इस विषय पर गंभीर चिंतन हमेशा होता रहा है कि रोजगार का निर्धारण कैसे हो, उत्पादन का निर्धारण कैसे हो और आय का निर्धारण कैसे हो। इकोनॉमिक्स में आय और रोजगार के निर्धारण के संबंध में मुख्य रूप से दो प्रकार के सिद्धांत प्रचलन में हैं। वो दो सिद्धांत कौन कौन है? तो पहला सिद्धांत प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है और दूसरा केन्स का रोजगार सिद्धांत है। हम लोग केन्स के रोजगार सिद्धांत को प्रभावपूर्ण मांग का नियम या रोजगार के प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत भी कहते हैं। तो हम लोग अभी तक चर्चा किए कि इकोनॉमिक्स में रोजगार के निर्धारण के संबंध में दो सिद्धांत, एक प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत और दूसरा केन्स का रोजगार सिद्धांत। यहाँ थोड़ा सा हम लोग जान लें कि 1929 के आर्थिक महामंदी के आने के पहले रोजगार और आय निर्धारण के संबंध में जो सबसे महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रचलन में था वह सिद्धांत प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत था। लेकिन 1929 के आर्थिक महामंदी के बाद प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की जो लोकप्रियता है वो कम हो गया और उसके जगह में रोजगार निर्धारण का केन्स का सिद्धांत प्रचलन में आया। सबसे पहले तो हम लोग ये जाने कि प्रतिष्ठित या क्लासिकल का क्या मतलब है। प्रतिष्ठित या क्लासिकल का मतलब होता है पुराना, क्लासिकल का मतलब होता है पुराना। सबसे पहले ये जाने कि क्लासिकल शब्द या प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे। सबसे पहले प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग या क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल इकोनॉमिस्ट शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कार्ल मार्क्स हैं। तो हम लोग ये देख लिए कि मार्क्स वे पहले व्यक्ति हैं जो प्रतिष्ठित अर्थशास्त्री शब्द का प्रयोग किए। तो हम लोग ये चर्चा किए कि इकोनॉमिक्स में आय और रोजगार के निर्धारण के संबंध में दो सिद्धांत, पहला सिद्धांत प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत और दूसरा सिद्धांत केन्स के रोजगार का सिद्धांत। केन्स के रोजगार के सिद्धांत का दूसरा नाम भी हम लोग देखें, रोजगार का प्रभावपूर्ण सिद्धांत या प्रभावपूर्ण मांग का सिद्धांत। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत जो है ये कहीं न कहीं जेबी से के बाजार नियम पर आधारित है। मतलब हम लोगों को प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत अगर समझना है तो हम लोगों को जेबी से के बाजार के नियम को भी समझना पड़ेगा। हम लोगों को से के बाजार के नियम को विस्तृत रूप से समझ लेना होगा। कारण यह है कि जो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत है, क्लासिकल सिद्धांत जो है, ये आधारित है किस पर? तो जेबी से के बाजार के नियम पर। हम लोग ये बात भी जानते हैं कि जेबी से फ्रांस के अर्थशास्त्री हैं। इनका पूरा नाम है जीन बप्तिस्तित से। पूरा नाम क्या है? तो जीन बप्तिस्तित से, फ्रांस के रहने वाले हैं। ये मूल रूप से व्यापारी थे।
फ्रांस के एक सक्सेसफुल व्यापारी थे जेबी से। जेबी से जो रोजगार सिद्धांत दिए उसको हम लोग क्लासिकल रोजगार सिद्धांत कहते हैं, प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत कहते हैं। और अपने प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का आधार जेबी से ने अपने बाजार के नियम को बनाया। तो सबसे पहले हम लोग जेबी से के बाजार नियम पर एक चर्चा कर लें कि आखिर जेबी से का बाजार का नियम क्या है। इनका बाजार का नियम यह है कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करता है। जेबी से ने एक स्टेटमेंट दिया और इस पूरे स्टेटमेंट पर उनका बाजार का नियम आधारित है। से ने कहा कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं करती है। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि यदि सरकार अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाओं में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करेगी, अगर सरकार कीमतों पर, उत्पादन पर और मजदूरी निर्धारण पर यदि कोई हस्तक्षेप नहीं करती है तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति बनी रहती है। जेबी से का मानना था कि किसी निश्चित समय में किसी देश की अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। ये इनका मानना था कि सरकार नाम की जो संस्था है वो आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करे, वो मजदूरी निर्धारण पर सरकार हस्तक्षेप नहीं करे, सरकार का हस्तक्षेप कीमतों के निर्धारण में भी नहीं होना चाहिए और उत्पादन में भी सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए। अब चलिए हम लोग जेबी से के बाजार के नियम को एक आम बोलचाल के भाषा में समझने का प्रयास करें कि आखिर से अपने बाजार के नियम में कहना क्या चाह रहे हैं। जेबी से का ये कहना था कि यदि हम लोग अधिक उत्पादन करना चाहते हैं तो अधिक उत्पादन करने के क्रम में उत्पादन के अधिक साधनों को हम लोग उत्पादन में लगाएंगे। ज़्यादा उत्पादन करने के लिए उत्पादन के ज़्यादा साधनों को उत्पादन में हम लोग लगाते हैं। इससे क्या होगा? उत्पादन के जो अतिरिक्त साधन थे, जो पहले बेरोजगार थे, जो अप्रयुक्त थे, जिनका प्रयोग नहीं हो रहा था, अधिक उत्पादन होने के कारण उन साधनों को रोजगार मिल जाएगा। जैसे अगर हमको ज़्यादा उत्पादन करना है तो हमको अधिक लेबर की ज़रूरत होगा, हमको अधिक पूंजी की ज़रूरत होगा, अधिक भूमि की ज़रूरत होगा। तो जो उत्पादन के साधन पहले बेकार थे, जिनको कोई काम नहीं था, वैसे साधनों को भी उत्पादन के प्रक्रिया में लगा दिया गया। इससे उन साधनों को रोजगार मिला और ये स्वाभाविक बात है कि जब रोजगार मिलेगा तो आय भी प्राप्त होगा। यहाँ ध्यान से समझिएगा, जेबी से ये समझाने का प्रयास किए कि उत्पादन के प्रक्रिया में सिर्फ उत्पादन ही नहीं होता है बल्कि इनकम और एम्प्लॉयमेंट दोनों जनरेट होते हैं, दोनों का सृजन होता है, उत्पादन भी और रोजगार भी और आय भी। उत्पादन के प्रक्रिया में जब हम लोग उत्पादन करते हैं तो रोजगार का भी सृजन होता है और आय का भी सृजन होता है। तो हम लोग यहाँ ये चर्चा किए कि जब बड़े पैमाने पर उत्पादन हुआ, जब अधिक उत्पादन हुआ तो उत्पादन के अधिक साधनों को उत्पादन के काम में लगाया गया। इससे जो साधन बेकार थे उन साधनों को रोजगार प्राप्त हुआ और उन साधनों को आय भी प्राप्त हुआ। तो उस अतिरिक्त आय से अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को भी खरीदा जा सकता है। इसको ऐसे समझिए कि जब उत्पादन नहीं हो रहा था तो उत्पादन के जो साधन बेरोजगार थे, जब उत्पादन होने लग गया तो उन्हीं साधनों को रोजगार मिला, उन्हीं साधनों को आय मिला। उस आय से अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को आसानी से खरीदा जा सकता है। मतलब जेबी से ने ये समझाया कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन नहीं हो सकता है। तो इसकी मुख्य मुख्य बातों को देखा जाए
पहली बात जेबी से ने यह समझाया कि अति उत्पादन संभव नहीं है, अति उत्पादन संभव नहीं, मतलब कि अर्थव्यवस्था में जितना उत्पादन होगा उसका मांग स्वाभाविक रूप से हो जाएगा। मतलब जेबी से इसको इस तरह से भी समझाए कि उत्पादन में इतना ताकत है, उत्पादन में इतनी क्षमता है कि वह अपने लिए बाजार का निर्माण स्वयं कर लेता है। मतलब उत्पादन में इतनी शक्तिशाली क्षमता है कि वह अपने बाजार का निर्माण स्वयं कर लेगा। मतलब बाजार में अनबिका माल नहीं रहेगा, जितना उत्पादन होगा सभी उत्पादन बिक जाएगा। कैसे? हम लोग इसे क्रमबद्ध तरीके से तार्किक रूप से समझे। ज़्यादा उत्पादन किए तो ज़्यादा साधनों को उत्पादन में लगाया गया, इस तरह से अधिक उत्पादन के साधनों को रोजगार मिला और उत्पादन के साधनों को जो आय प्राप्त हुआ उस आय से वे अतिरिक्त उत्पादित वस्तुओं को खरीद लिए। तो पहली बात हम लोग समझे, जेबी से ने अपने बाजार नियम में और अपने रोजगार सिद्धांत में बताया कि अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन, ओवर प्रोडक्शन नहीं हो सकता है। दूसरी बात हम लोग जो भी देखें कि जेबी से ने कहा कि सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करती है, आर्थिक क्रिया में हस्तक्षेप नहीं करेगी। हम लोग चर्चा किए कि से का मानना था कि अर्थव्यवस्था में जो सरकार है वह आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप न करे, उत्पादन में, मजदूरी निर्धारण में, कीमत निर्धारण में यदि सरकार हस्तक्षेप नहीं करती है तो अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाया जाएगा। उत्पादन के सभी साधनों को बाजार के प्रचलित मजदूरी के दर पर रोजगार मिल जाएगा, ऐसा से ने अपने बाजार के नियम में बताया। तो तीसरा जो यहां से बात निकल के आया कि पूर्ण रोजगार की ये बात करते हैं कि अर्थव्यवस्था में हमेशा पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। हम लोग पहले देखें कि इन्होंने बताया अपने बाजार नियम में कि अति उत्पादन एक असंभव दशा है। दूसरा, सरकार हस्तक्षेप आर्थिक क्रियाओं में न करे, इसकी वकालत ये करते हैं और इनका मानना है कि जब सरकार आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप नहीं करेगी तो पूर्ण रोजगार पाया जाएगा। जेबी से ने यह भी कहा कि ऐसा हो सकता है कि अर्थव्यवस्था में कभी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए, लेकिन यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो गया तो उस बेरोजगारी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था बाजार की शक्तियों के माध्यम से या मांग और पूर्ति के शक्तियों के माध्यम से कर लेती है। मतलब अर्थव्यवस्था में स्वतः समायोजन की क्षमता होती है, खुद से एडजस्टमेंट की क्षमता होती है। यदि बेरोजगारी उत्पन्न भी हो गया तो उस बेरोजगारी की समस्या का समाधान अर्थव्यवस्था कैसे करेगी? तो मांग की बाजार की शक्तियों के द्वारा करेगी, मांग और पूर्ति की शक्तियों के द्वारा करेगी। मतलब जेबी से ने यह माना कि सभी समस्याओं का समाधान कैसे होगा, सभी आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो बाजार की शक्ति की बात किया, बाजार की शक्ति की बात किया कि अर्थव्यवस्था में समायोजन की क्षमता होती है और वो समायोजन कैसे होगा? तो बाजार की शक्तियों के द्वारा होगा। बाजार की शक्तियां क्या है? तो मांग और पूर्ति की शक्ति है। तो जेबी से ने अर्थव्यवस्था में जो अपना बाजार नियम दिया, उस बाजार नियम में कहा कि पूर्ति अपनी मांग का निर्माण स्वयं कर सकती है, उत्पादन में इतनी क्षमता है, उत्पादन में इतनी दक्षता है कि वो अपने लिए बाजार खुद बना सकता है। अर्थव्यवस्था में अति उत्पादन नहीं हो सकता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है। और जेबी से यह भी मानते हैं कि सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होगा। इसको ऐसे समझिएगा, जेबी से ये समझाने का प्रयास किए कि जब उत्पादन के प्रक्रिया में
जो आय जनरेट हुआ, जो आय प्राप्त हुआ, उस आय का प्रयोग लोग कंजम्पशन करने के ऊपर करेंगे, लोग उसका उपभोग करने के ऊपर खर्च करेंगे, और जो उपभोग की प्रक्रिया से जो पैसा बच जाएगा उससे लोग इन्वेस्टमेंट कर देंगे। मतलब जेबीसी का मानना था कि उत्पादन के दौरान जो आय प्राप्त हुआ उस आय का लोग उपभोग पर व्यय करेंगे, खर्च करेंगे, और उपभोग से जो पैसा बच जाएगा उसका प्रयोग लोग इन्वेस्टमेंट के रूप में करेंगे। मतलब प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत ये मानता है कि S = I, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होता है, सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों बराबर होगा, ये प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत मानता है। अब चलिए हम लोग प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत के अजम्पशन को देखें, जो कि कई बार जो प्रश्न पूछे जाते हैं वह मान्यताओं से पूछे जाते हैं और मान्यताएं परिवर्तित नहीं होते हैं। इसलिए मान्यताओं को आप देखिए और इन मान्यताओं से कैसे ऑब्जेक्टिव रहेगा उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की जो पहली मान्यता है कि अर्थव्यवस्था में बिना मुद्रा प्रसार के पूर्ण रोजगार की स्थिति रहती है। मतलब पहली मान्यता है प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत का कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति रहता है। दूसरी मान्यता ध्यान से देखा जाए कि अर्थव्यवस्था में सरकार का कोई हस्तक्षेप नहीं होता है। हम लोग पहले भी चर्चा किए कि सरकार मजदूरी निर्धारण में, कीमत निर्धारण में और उत्पादन में किसी प्रकार का कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। आर्थिक समस्याओं का समाधान कैसे होगा? तो बाजार की शक्तियों के द्वारा होगा। तीसरा अजम्पशन देखा जाए कि मजदूरी और कीमत लोचपूर्ण होता है, मजदूरी में और कीमत में परिवर्तन होता है, मजदूरी और कीमत स्थिर नहीं होता है। तो तीसरी मान्यता हम लोग देख लिए कि मजदूरी और कीमत लोचपूर्ण होता है। चौथी मान्यता बहुत महत्व का है, सुना जाए। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की चौथी मान्यता है कि वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में ही पूर्ण रोजगार की स्थिति होती है, पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति। चौथी मान्यता फिर से सुनिएगा कि वस्तु बाजार और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाता है। वस्तु बाजार तो हम लोग जानते हैं। साधन बाजार क्या है? साधन बाजार का मतलब है वह बाजार जिसमें उत्पादन के साधनों का क्रय विक्रय होता है। जहां भूमि, पूंजी, श्रम इसका क्रय विक्रय होगा उसे साधन बाजार कहेंगे। मतलब वस्तु बाजार में और साधन बाजार में पूर्ण प्रतियोगिता की स्थिति पाई जाएगी। और पांचवी मान्यता है कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष संबंध है और आनुपातिक संबंध है। तो यहाँ पहले समझ लिया जाए कि मौद्रिक मजदूरी क्या है और वास्तविक मजदूरी क्या है। मौद्रिक मजदूरी इसको ऐसे समझिए, मान लीजिए हमें महीना में 50,000 रुपया मजदूरी मिलता है, हमारा वेतन 50,000 रुपया है, तो ये हमारे लिए मौद्रिक मजदूरी है। लेकिन वास्तविक मजदूरी का मतलब है कि हम मौद्रिक मजदूरी से जितनी वस्तु और सेवा खरीदने की क्षमता रखेंगे ये वास्तविक मजदूरी कहलाएगी। मतलब मौद्रिक मजदूरी से जितनी वस्तु और सेवा खरीदा जा सकता है ये वास्तविक मजदूरी कहलाएगी। तो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत ये मानता है कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष संबंध है। मतलब जब मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगा तो वास्तविक मजदूरी भी बढ़ेगा। जितना मौद्रिक मजदूरी बढ़ेगा उतना ही अनुपात में वास्तविक मजदूरी भी बढ़ेगा। ये इसकी मान्यता है। और अगली मान्यता है कि मुद्रा निष्क्रिय होती है, अर्थात मुद्रा का प्रयोग सिर्फ विनिमय कार्य के लिए होता है, सिर्फ लेन देन के लिए होता है। तो ये सारी इसकी मान्यताएं हैं। फिर से हम लोग देख लें। पहली मान्यता था ये पूर्ण रोजगार की बात करता है, अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार होता है। दूसरी मान्यता देखें कि सरकार अर्थव्यवस्था में कोई हस्तक्षेप नहीं करती है। तीसरी मान्यता देखें कि मजदूरी और कीमत स्थिर नहीं होता है, ये लोचपूर्ण होता है। चौथी मान्यता देखें कि वस्तु बाजार और साधन बाजार दोनों में पूर्ण प्रतियोगिता पाया जाता है। और
पांचवी मान्यता देखें कि मौद्रिक मजदूरी और वास्तविक मजदूरी में प्रत्यक्ष संबंध होता है और आनुपातिक संबंध होता है। और छठी मान्यता देखें मुद्रा निष्क्रिय है, मतलब मुद्रा का प्रयोग सिर्फ विनिमय माध्यम के रूप में हो रहा है। तो ये मान्यताएं हैं। देखिए कई बार ऐसा प्रश्न रहेगा कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की निम्न में से कौन सी मान्यता नहीं है। अगर ऐसा प्रश्न रहता है तो सबसे पहले हम लोगों को तो ये एकदम स्पष्ट जान लेना होगा कि कौन इसकी मान्यता है। देखिए आज प्रतियोगी परीक्षाओं का स्वरूप पूरी तरह से बदल गया है। प्रतियोगी परीक्षाओं में ऑब्जेक्टिव प्रश्न ही रहने लगे हैं और ऑब्जेक्टिव प्रश्न सही करने के लिए विषय वस्तु की 100% जानकारी ये जरूरी है। अगर विषय वस्तु की 100% आप जानकारी नहीं रखते हैं तो ऑब्जेक्टिव सही करना एक चुनौतीपूर्ण काम है। जैसे अगर सिर्फ ये प्रश्न रहे कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की मान्यता निम्न में से कौन सी नहीं है, तो इसका मतलब है कि कौन कौन सी इसकी मान्यता है ये आपके दिमाग में बिल्कुल स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल साफ होना चाहिए। चलिए हम लोग प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को और थोड़ा आगे बढ़ाएं। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत पूर्ण रोजगार की बात करता है। ये मानता है कि अर्थव्यवस्था में पूर्ण रोजगार की स्थिति पाई जाती है। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत देने का श्रेय जेबी से को है। जेबी से का पूरा नाम जीन बैप्टिस्ट से है। हम लोग ये भी चर्चा किए थे कि प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग करने वाले पहले अर्थशास्त्री कौन है, तो कार्ल मार्क्स हैं। कार्ल मार्क्स की एक प्रसिद्ध किताब भी आप लोग जानते हैं, दास कैपिटल। दास कैपिटल मार्क्स की एक प्रसिद्ध रचना है और दास कैपिटल में ही ये प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग किया कि सबसे पहले क्लासिकल इकोनॉमिक्स या क्लासिकल अर्थशास्त्री शब्द का प्रयोग करने वाले व्यक्ति कौन थे, तो मार्क्स थे। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में संशोधन करने का काम या प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को पूर्णता देने का काम यदि कोई अर्थशास्त्री किया तो पीगू महोदय। ध्यान से सुनिएगा, यहां से ऑब्जेक्टिव बनता है। पीगू प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में पूर्णता देने का काम किया, एक संशोधन भी किया पीगू ने। पीगू प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को पूर्ण बनाने में एक समीकरण दिए। पीगू महोदय ने एक समीकरण दिया। समीकरण था n = QY/W। ये इक्वेशन कौन दिए, तो पीगू दिए। कौन, पीगू महोदय दिए। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को पूर्णता देने का काम, उसे संशोधित करने का काम कौन किए, तो पीगू किए। पीगू का इक्वेशन क्या था, पीगू का इक्वेशन था n = QY/W। इसे ध्यान से समझा जाए। पीगू क्या समझाना चाहते हैं अपने समीकरण के माध्यम से, पहले ये जान लीजिए यहाँ n क्या है। n का मतलब है रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या। फिर से सुनिए, n का मतलब था रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या। यहाँ q का मतलब है राष्ट्रीय आय का वह भाग जो मजदूरी और वेतन के रूप में दिया जाता है। फिर से सुना जाए, q का मतलब था राष्ट्रीय आय का वह भाग जो मजदूरी और वेतन के रूप में दिया जाता है, ये Q है। और Y का मतलब पीगू ने राष्ट्रीय आय बताया है। Y क्या है, राष्ट्रीय आय। और W का मतलब यहाँ है वेज रेट, मजदूरी की दर। पीगू समझाते हैं कि अर्थव्यवस्था में अगर मजदूरी और कीमतें लोचपूर्ण रहे, इसमें अगर परिवर्तन हो जाए तो अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी की समस्या का समाधान किया जा सकता है। कैसे, इसको आप समझिए। पीगू ने ये कहा कि अगर अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाए, इसको समझिएगा पहले। यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी जैसी स्थितियां उत्पन्न हो जाए तो उस समस्या का समाधान करने के लिए क्या करना होगा, वेज रेट को घटाना होगा, मजदूरी के दर को घटाना होगा, W को घटाना होगा। W के घटने से क्या होगा, मजदूरी के दर के घटने से क्या होगा, जब मजदूरी की दर घटेगी
तो मजदूर जिस वस्तु का उत्पादन कर रहा था उस वस्तु का उत्पादन लागत घटेगा, उत्पादन लागत घटेगा, उस वस्तु का कीमत घटेगा, कीमत घटने से उस वस्तु का मांग बढ़ जाएगा। जब वस्तुओं की मांग बढ़ेगी तो हम लोग जानते हैं श्रम का मांग व्युत्पन्न मांग होता है। श्रम का मांग कैसा मांग होगा? तो व्युत्पन्न मांग होगा। वस्तुओं का मांग अधिक होगा तो उस वस्तु को बनाने वाले श्रमिकों की अधिक आवश्यकता होगी, मतलब फिर से अधिक श्रमिकों को रोजगार में लगाया जा सकेगा। पीगू ने क्या तर्क दिया, एक बार फिर से समझिएगा। पीगू का मानना था कि यदि अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो गई तो वेज रेट को कम कर दो, मजदूरी के दर को घटा दो। मजदूरी के दर के घटने का पहला प्रभाव क्या पड़ेगा कि उत्पादन करने की लागत घटेगी। उत्पादन की लागत घटा तो उत्पादन की लागत घटने से वस्तु का कीमत घटेगा, कीमत घटने से वस्तु की मांग में इजाफा होगा, और जब वस्तु का मांग बढ़ेगा तो श्रम की मांग व्युत्पन्न मांग होता है। वस्तुओं की मांग बढ़ेगा तो उस वस्तु को बनाने वाले श्रमिकों की भी मांग बढ़ेगा। सोचिए, छाता की मांग बढ़ गया तो छाता बनाने वाले लेबर की मांग बढ़ेगा, सीमेंट की मांग बढ़ गया तो सीमेंट बनाने वाले लेबर की मांग बढ़ेगा। ऐसा पीगू महोदय ने बताया कि जब मजदूरी की दर घटेगा तो श्रमिकों की मांग बढ़ेगा और बेरोजगारी की समस्या का समाधान हो जाएगा। मतलब पीगू ने एन में वृद्धि करने के लिए डब्लू में कटौती की बात किया। अगर डब्लू घटेगा तो एन बढ़ेगा, ऐसा पीगू महोदय ने अपने समीकरण में समझाया। तो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में पूर्णता मानने का काम पीगू महोदय ने किया। पीगू का इक्वेशन क्या था? पीगू का इक्वेशन था n इक्वल टू क्यू वाई बटा डब्लू। यहाँ n का मतलब फिर से बता दें, रोजगार में लगे श्रमिकों की संख्या, Q राष्ट्रीय आय का वह भाग जो मजदूरी के रूप में दिया जा रहा है, Y राष्ट्रीय आय है और W वेज रेट है। लेकिन पीगू महोदय के इस तर्क से केन्स सहमत नहीं है। केन्स ने अपने रोजगार सिद्धांत में यह बताया कि जैसा कि पीगू ने कहा था कि डब्लू के घटने से, मजदूरी के घटने से श्रमिकों की मांग बढ़ेगी, तो केन्स ने अलग तर्क दिया। केन्स का मानना था कि जब मजदूरी घटेगा तो मजदूरी घटने से अर्थव्यवस्था में प्रभावपूर्ण मांग घटेगा, मजदूरी के घटने से श्रमिकों की क्रय शक्ति घटेगी और श्रमिकों की क्रय शक्ति घटने से अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी उत्पन्न हो जाएगा। तो हम लोग प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को समझे, लेकिन केन्स महोदय प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत से सहमत नहीं थे। 1929-30 में जब आर्थिक महामंदी आया तो प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की सारी मान्यताएं धराशायी हो गई। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों ने जिस पूर्ण रोजगार का सैद्धांतिक महल खड़ा किया था वह बिखर गया। प्रतिष्ठित अर्थशास्त्रियों का जो तर्क था कि अर्थव्यवस्था में सरकार को हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए, सारी आर्थिक समस्याओं का समाधान मांग और पूर्ति की शक्तियां कर लेती है। 1929 में जब आर्थिक महामंदी आया तो उस आर्थिक महामंदी के भंवर से अर्थव्यवस्था को उठाने के लिए सरकारी हस्तक्षेप अनिवार्य सा हो गया। मतलब केन्स ने यह महसूस किया कि जो सरकार नाम की संस्था है वो आर्थिक समस्याओं से आंखें मूंद नहीं सकती है। सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। सरकार को मजदूरी निर्धारण में, कीमत निर्धारण में, उत्पादन के निर्धारण में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। और केन्स ने राजकोषीय नीति की बात किया कि राजकोषीय उपकरणों के माध्यम से सरकार को आर्थिक क्रियाओं में हस्तक्षेप करना पड़ेगा। तो हम लोग चर्चा किए कि 1929 के पूर्व रोजगार निर्धारण के संबंध में प्रचलित सिद्धांत था प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत। प्रतिष्ठित शब्द का प्रयोग सबसे पहले
कौन किए थे? तो कार्ल मार्क्स किए थे। मार्क्स के किताब का नाम क्या है? तो दास कैपिटल है। फिर हम लोग प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत की मान्यताओं को भी देख लिए। प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत में मुख्य मुख्य से कौन सी बातें हैं, उन बातों पर भी चर्चा किए। हम लोग ये भी चर्चा किए कि प्रतिष्ठित रोजगार सिद्धांत को अंतिम रूप देने का काम पिगू ने किया था। पिगू के इक्वेशन को भी देखे। पिगू के इक्वेशन में W और N में क्या रिलेशन है, उस पर भी हम लोग चर्चा किए। चलिए अब आप लोग अपने पढ़ाई के रफ्तार को आगे बढ़ाइए। हम फिर अगले प्रश्न में चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। धन्यवाद।